This is Sundar Khan, your lecturer for the course of academic reading and writing. This is part 2 of lecture 3. And this session we will discuss how to write a paragraph. हमने उसके टाइप्स पढ़ लिए हैं, क्वालिटीज़ ऑफ गुड पैराग्राफ पढ़ ली हैं, इफेक्टिव पैराग्राफ पढ़ लिया है. अब हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग एक पैराग्राफ को किस तरह से राइट कर सकते हैं, या राइटिंग प्रोसेस क्या होता है एक पैराग्राफ का, या राइटिंग प्रोसेस क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड करता है एक पैराग्राफ के राइटिंग प्रोसेस में, कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं. ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है जब मैंने आपको राइटिंग प्रोसेस बताया था. प्लानिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग, रीराइट, एडिटिंग एंड पब्लिशिंग. हम इनको एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज करेंगे कि हम लोग प्लानिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग, रीराइट और एडिटिंग में क्या क्या चीज़ें जो होती हैं वो शामिल हैं. सबसे पहले बात करेंगे प्लानिंग की. प्लानिंग के अंदर जब भी आप एक पैराग्राफ राइट करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप लोग सिलेक्ट करते हैं टॉपिक को. या तो आप लोग खुद सेलेक्ट करेंगे, या अगर आप लोगों को एक टॉपिक दिया गया है किसी भी ट्यूटर या आपके टीचर की तरफ से, तो आप उसी सिलेक्टेड टॉपिक के ऊपर फर्दर काम करेंगे कि अब आपने क्या काम करना है. तो मेन सबसे पहले जो चीज़ आएगी वो टॉपिक है. आप खुद उसकी सिलेक्शन कर लें या आपको ऑलरेडी कोई सेलेक्ट करके टॉपिक दे रहा है. नंबर 2 है ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज़. ये हम बात कर चुके हैं कि जैसे ही आपको कोई टॉपिक आप खुद सेलेक्ट करते हो राइट करने के लिए, या आपको कोई टॉपिक दिया जाता है, तो आपका माइंड खुद ब खुद जो है इस चीज़ के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देता है कि आपने कौन सी डायरेक्शन में अपना पैराग्राफ, अपनी राइटिंग को लेके जाना है, आपने इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, कौन सी चीज़ें उसमें से ओमिट करनी है, आपने उसमें किस स्टाइल से लिखना है. तो जैसे ही आप लोग टॉपिक सेलेक्ट करेंगे आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट हो जाएगी आइडियाज़ की. आपके माइंड में आइडियाज़ खुद ब खुद आना स्टार्ट हो जाएंगे कि आपने किस तरह से लिखना है, कितनी लेंथ रखनी है और कितनी आपने जो है उसकी डिटेल देनी है, किस किस्म का टॉपिक सेंटेंस रखना है. ये तमाम चीज़ें आपका जो माइंड में खुद ब खुद आने स्टार्ट हो जाती हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डिटर्मिनिंग इंपॉर्टेंट आइडियाज़. बात वही है कि जैसे आपके माइंड में आइडियाज़ आने स्टार्ट हो गए, अब आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है, डिटर्मिन करना है कि आपको इसमें से इंपॉर्टेंट आइडियाज़ कौन कौन से लग रहे हैं और आपने उसके अंदर कौन से आइडियाज़ को लाजमी जो है वो शामिल करना है, या कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं. यानी कि अगर आप लोग एक ही पैराग्राफ लिख रहे हैं, जिस तरह कि हम लोग पैराग्राफ राइटिंग पढ़े हैं, तो उसके अंदर आपने एक आइडिया जो है वो शामिल करना है. अब आपने यहाँ पे डिटर्मिन ये करना है कि जो इतने सारे आइडियाज़ आपके माइंड में ड्यू टू ब्रेनस्टॉर्मिंग आ रहे हैं, इसमें से कौन सा आइडिया जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिस पर आपने सबसे ज़्यादा फोकस करना है या कर सकते हैं, और फिर आप उसी आइडिया को फोकस में लेके आएंगे या चूज़ करेंगे. नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़ इन ऑर्डर. फिर आप लोग वही बात है, आपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करके देखेंगे कि आपको सबसे ज़्यादा जो मटेरियल है वो कौन से आइडिया के ऊपर मिल सकता है, या आप किस आइडिया को कितना ज़्यादा फोकस में लाकर उसे लिख सकते हैं. उस पर चीज़ें जो है आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन या सपोर्टिंग सेंटेंसेस किसके कितनी अच्छी सूरत में आपको मिलेंगे, तो आपको वो आइडिया चूज़ करना होगा. मेक सिंपल आउटलाइन. अब आप लोगों ने आपने आइडिया चूज़ कर लिया, तो अब नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि आपने उसके ऊपर जो है एक सिंपल सी आउटलाइन बना लेनी है, रफ आउटलाइन, कि आपने उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स क्या टॉपिक सेंटेंस बन सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक सेंटेंस बन सकते हैं, और सपोर्टिंग डिटेल्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आप पॉइंट आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ ड्राफ्टिंग. ड्राफ्टिंग की हम बात कर चुके हैं. सबसे पहले आप लोग एक रफ ड्राफ्ट लिखेंगे, जिसे हम लोग रफ राइटिंग कह सकते हैं, कि जिसके अंदर आपने जितनी भी बातें आपके माइंड में आई आपने उनको पेपर पे उतार दिया. इसके अंदर भी आपने एक चीज़ को फोकस में रखना है कि आपने इसके भी एक बॉडी स्ट्रक्चर बनाना है, जो कि मतलब पैराग्राफ का बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है आपने उसको ही फॉलो करना है रफ ड्राफ्ट में. पहले आपने इंट्रोडक्टरी या इंट्रोडक्शन देना है, मीन्स के मेन आइडिया बताना है जो आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है और आप चाह रहे हैं. देन आप उसकी बॉडी यानी कि सपोर्टिंग सेंटेंसेस, एंड लास्ट में कंक्लूजन और कंक्लूडिंग सेंटेंस जो है वो ऐड करेंगे. अपने रफ ड्राफ्ट के अंदर भी आपने अपना जो एक स्ट्रक्चर है पैराग्राफ का वो यही रखना है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन या मेन आइडिया, टॉपिक सेंटेंस, देन बॉडी या सपोर्टिंग सेंटेंसेस, और लास्ट में कंक्लूडिंग सेंटेंस या कंक्लूजन. और लास्ट मीन्स कि आपने ऑर्गेनाइजेशन रखनी है अपने पैराग्राफ में. आपने पैराग्राफ को इसी शेप में, ये जो 3 चीज़ें आपको बताई गई हैं इसी शेप में आपने अपने पैराग्राफ को ऑर्गेनाइज करना है. ओके, नाउ वी विल डिस्कस रिवाइजिंग. रिवाइजिंग में क्या होता है कि जब आपने ड्राफ्ट तैयार कर लिया तो आप इसको रिवाइज करेंगे, मीन्स के रीड करेंगे कि आपने जो पॉइंट्स आपके माइंड में थे जब ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई, तो जो आइडियाज़ आपके माइंड में थे, क्या आपने जो पॉइंट्स थे उन तमाम पॉइंट्स को नोट डाउन किया है. ये ड्राफ्ट जब आपने बनाया तो आपने इसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में बनाया था, इसका बॉडी स्ट्रक्चर ठीक बनाया है. जो आपने वर्ड्स यूज़ किए हैं, सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पे होता है हमारा वर्ड चॉइस के ऊपर. क्या जो वर्ड्स हमने यूज़ किए हैं हम इनको चेंज कर सकते हैं. 2 न्यू वर्ड्स मीन्स के जो हम रेगुलर रूटीन में यूज़ नहीं करते, एक अच्छी वोकेबलरी में कि हम अपनी
पुरानी वोकेबलरी को चेंज कर सकते हैं। वर्ड चॉइस जो है हमारी अच्छी है, किस लेवल तक की है, क्योंकि आपकी वर्ड चॉइस जो है वो आपके लेवल के मुताबिक होनी चाहिए। आप जिस लेवल पे हैं, मतलब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, तो यूनिवर्सिटी के लेवल की वर्ड चॉइस होनी चाहिए, बच्चों वाली वर्ड चॉइस ना हो। इस चीज़ को फोकस में रखेंगे। उसके बाद हम लोग रीऑर्गेनाइज करेंगे अपने पैराग्राफ को। हम दोबारा देखेंगे कि रिफाइनिंग में हम मतलब रिवाइजिंग जब हम कर रहे थे तो हमने कौन कौन सी चीज़ें पॉइंट आउट की हैं जिनको हमने चेंज करना है, और हम इसको दोबारा से चेंज करेंगे। चेंज करके देखेंगे, हमने रीऑर्गेनाइज़ करना होगा अपने पैराग्राफ को। जो जो हम लोगों ने चीज़ें सोची हैं हम लोग वो चेंज करेंगे। जो आइडियाज़, जो पॉइंट्स हमसे मिस हो गए थे उनको हम लोग ऐड करेंगे। इन तमाम चीज़ों को चेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, हमने फर्स्ट ड्राफ्ट में रिवाइज जब किया तो जो जो हमने पॉइंट आउट कर ली चीज़ें कि अब हमने इनको चेंज करना है, या हमने इनको आप कह सकते हैं कि रिप्लेस कर देना है, तो हम उसको ये तमाम चीज़ें नोट डाउन करने के बाद रीराइट करेंगे अपने डॉक्यूमेंट को, अपने ड्राफ्ट को हम दोबारा रीराइट करेंगे। हमने जो चीज़ें जो पॉइंट्स थे जिनको हमने पिन पॉइंट किया था कि हमने ये पॉइंट्स पे फोकस करना है, दोबारा हम उन तमाम पॉइंट्स को अपने माइंड में रख के रीराइट करेंगे अपने ड्राफ्ट को। देन हम जाएंगे एडिटिंग की तरफ। एडिटिंग में क्या होता है, जब हम लोगों ने रीराइट कर ली एक चीज़ तो इसका मतलब है हम लोगों ने जो हमें लगा, जिस तरह से बेहतर लगा, हमने उस तरीके से तमाम पॉइंट्स को, हर चीज़ को अपने माइंड में फोकस रख के हमने उस चीज़ को दोबारा से रीराइट किया। अब हमने करनी है एडिटिंग। एडिटिंग में हम लोग दोबारा उस चीज़ को रीड करेंगे। हम लोग अपनी सेल्फ असेसमेंट करते हैं कि हम लोगों ने जो लिखा है क्या ये अच्छा है, क्या ये इतना अच्छा है कि हम इसको जो है आगे किसी को हम रीड करने के लिए इस राइटिंग को दे सकें। तो ये दो टाइप्स की होती है एडिटिंग जो होती है। एक आप लोग सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो और एक होता है पीयर एडिटिंग। पीयर एडिटिंग जो होती है इसके अंदर क्या होता है कि आप अपने फेलो स्टूडेंट्स को, क्लास फेलोज़ को अपना जो राइटिंग का पीस होता है, जो पैराग्राफ है, वो आप देंगे रीड करने के लिए। फिर वो आपको बताएंगे कि आप इसमें क्या चीज़ जो है वो एडिट कर सकते हो, क्या चीज़ रिप्लेस करनी चाहिए, क्या चीज़ आपको चेंज करनी चाहिए। मीन्स कि वो आपको जस्ट अपने माइंड और अपने आइडिया के लिहाज से आपको गाइडेंस देंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है वो तमाम चीज़ें चेंज करते हो या उसमें से कुछ चीज़ें चेंज करते हो और करते हो या नहीं करते। आपको लेकिन एक डिफरेंट आइडिया और एक डिफरेंट लेवल की गाइडेंस जो है वो इसके लिए चाहिए होती है एडिटिंग के लिए, कि आपने तो जो लिखा है आपको वो सब ठीक ही लगेगा, क्योंकि आप रिवाइज करके दोबारा उसमें चेंजेस जो हैं वो कर चुके हैं ड्राफ्ट के अंदर अपने। तो अब आपने जब रीराइट कर लिया वो तमाम चेंजेस माइंड में रख के, तो अब आप एडिटिंग की तरफ जा रहे हैं, तो आप सिर्फ दो काम कर सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट में आप ये देखें कि अपना पैराग्राफ उठाएं और उसको किसी और राइटिंग के साथ कंपेयर करके देखें कि वहाँ की वर्डिंग में, वर्ड चॉइस में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पैराग्राफ में और आपकी जो राइटिंग है इसके अंदर क्या डिफरेंस है और कौन सा आपको ज़्यादा बेटर लग रहा है। या फिर आप करेंगे अपने क्लास फेलोज़ के साथ, आप उनकी राइटिंग और अपनी राइटिंग एक्सचेंज कर सकते हैं, उनको अपने व्यूज़ बता सकते हैं उनकी राइटिंग से रिलेटेड, और वो आपको अपने व्यूज़ दे सकते हैं आपकी राइटिंग के रिलेटेड कि आपको कौन कौन सी चीज़ पे फोकस करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ जो है रिप्लेस करनी चाहिए या चेंज कर लेनी चाहिए। तो फिर इसको आप मतलब आप इसको अप्लाई करते हो अपनी राइटिंग में, दोबारा चेंजेस करते हो या नहीं करते, ये आप पे डिपेंड करता है। एडिटिंग के बाद हम फोकस करेंगे कि मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ पब्लिशिंग। पब्लिशिंग में ये होता है कि हर चीज़ हम पब्लिश नहीं करवाते, हम लोग कुछ जो राइटिंग्स होती हैं सिर्फ उनको ही पब्लिश करवाते हैं। पब्लिशिंग के लिए फ़र्स्ट स्टेप ये है कि अगर आपने एक पैराग्राफ या एक आर्टिकल या लिखा है और आप उसको पब्लिश करवाना चाह रहे हो, तो पहले सबसे आप जो काम करेंगे वो अपने इस काम को, जो आपने वर्क किया है, इसको आप अपने ट्यूटर को या पेरेंट्स को दिखाएंगे ताकि वो आपको गाइड कर सकें कि आपको इसके अंदर क्या क्या चेंजेस करनी है। एंड आस्क देम फॉर सजेशंस, मीन्स कि फिर आप उनसे सजेशंस मांगेंगे या वो आपको गाइडेंस खुद ब खुद देंगे कि आपको कौन कौन सी चीज़ जो है वो किस तरह से चेंज करनी चाहिए, फॉर्मेट में क्या चेंजेस होने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होनी चाहिए, फ़्लो क्या है आपके पैराग्राफ का और इसको किस तरह से चेंज किया जा सकता है, या आपको जो आपने राइटिंग लिखी है इसके अंदर फर्दर एडिटिंग की ज़रूरत है या नहीं है। पब्लिशिंग से पहले आप ये सब कुछ करते हैं, देन आप अपने वर्क को पब्लिश करवाते हैं। मीन्स कि आप उसको एडिटिंग के बाद दोबारा एक दफ़ा जो आप कह सकते हैं असेसमेंट के लिए देते हो, अपने ट्यूटर को दे सकते हो, अपने आप सिबलिंग्स जो आपसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं वो आपको गाइड कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं, रिलेटिव्स को दे सकते हैं, पेरेंट्स को दे सकते हैं। मीन्स कि जो आपको गाइड कर सकता है ना इससे रिलेटेड कि आपको क्या चीज़ किस तरह से राइट करनी चाहिए, आप उनसे जो है वो असेसमेंट लेते हैं। Okay, now we will move to the types of paragraph. There are I think 6 to 7 types of paragraph हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है, डिस्क्राइब करना। हम जिस पैराग्राफ में कोई चीज़ या कोई बात बता रहे हैं, टू टेल और टू डिस्क्राइब, उस पैराग्राफ को हम लोग डिस्क्रिप्टिव कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन और प्लेस।
ठीक है। डिस्क्रिप्टिव की जो बेस्ट एग्जांपल आपको दी जा सकती है वो पर्सन और प्लेस है, कि आप किसी पर्सन को किस तरह से डिस्क्राइब कर रहे हो, या आप किसी प्लेस को किस तरह से जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं अपनी वर्डिंग के अंदर। किसी बात के मुतालिक कोई कुछ आपसे पूछा जा रहा है, जिस तरह अक्सर क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन जब आते हैं आपके पेपर्स में तभी होता है डिस्क्राइब द फॉलोइंग, ठीक है। तो वो तब आपको तमाम के तमाम जो है उनकी डिस्क्रिप्शन बतानी पड़ती है। डिस्क्राइब के अंदर आप लोग डिटेल्स जो है डिटेल बताते हैं इस तरह से कि आप लोग उसकी डिस्क्रिप्शन दे रहे होते हैं, हर एक एक चीज़ बता रहे होते हैं। नेक्स्ट इज़ नरेटिव। नरेटिव को अगर हम देखें सिंपली इसका मतलब होता है नरेट करना, कोई चीज़ सुनाना। मतलब अक्सर जब हम लोग कोई इवेंट की स्टोरी सुना रहे होते हैं, या हम लोग कोई आप कह सकते हैं कोई हम वैसे ही कोई आपको नॉवल या शॉर्ट स्टोरी कोई हम बता रहे होते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं नरेट करना, वो नरेट करना होता है। तो नरेटिव पैराग्राफ के अंदर हम लोग एक्सप्रेस करते हैं अपने इमोशंस और फीलिंग्स कह सकते हैं। और एंटरटेनमेंट से मुराद वही है कि एंटरटेन करते हैं। एंटरटेन करने से हम लोग इसी तरह से एक चीज़ को हम इस तरह से बताएंगे जिस तरह से हम लोग कोई आपको चीज़ कोई कहानी सुना रहे हैं, कोई इवेंट भी अगर हम बता रहे हैं तो हम इस तरह से उसको एक्सप्लेन करेंगे जिस तरह से आपको कोई कहानी बताई जा रही है, कोई स्टोरी सुनाई जा रही है। और इसमें हम लोग अपने एक्सप्रेशन भी बताएंगे, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ नरेट करते हैं तो हमारे उसमें एक्सप्रेशन हम लोग उसमें ऐड करके अपनी वॉइसेस को चेंज करके, मतलब हम लोग ऐसे शो कर रहे होते हैं जिस तरह के वो तमाम चीज़ें उस टाइम हो रही हैं। तो हम लोग इस तरह से किसी चीज़ को नरेट करते हैं। आपने अपने पैराग्राफ को नरेटिव स्टाइल में तभी लिखना है जब आप कोई इवेंट या किसी स्टोरी या कोई बात किसी को बता रहे हैं, तब आप लोग नरेटिव स्टाइल में पैराग्राफ लिखेंगे। इसके अंदर हम या तो एक्सप्रेस करते हैं या एंटरटेन करते हैं। नेक्स्ट इज़ एक्सपोजिटरी। एक्सपोजिटरी को हम पैराग्राफ जो से होते हैं इसमें हम क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं। असल में एक्सपोजिटरी का मतलब होता है एक्सपोज करना किसी चीज़ को। जिस तरह आप लोग देखते हैं न्यूज़ को एक्सपोज किया जाता है, कोई छुपी हुई चीज़ होती है उसको हम एक्सपोज कर देते हैं, लेकिन ये नेगेटिव सेंस में आ जाता है। तो असल में इसका जो हम लोग अगर राइटिंग स्टाइल में जाएँ तो इसका मीनिंग आता है टू इन्फॉर्म और टू एक्सप्लेन। हम इसके अंदर क्या करते हैं, ज़ाहिर बात है एक्सपोज हमें छुपी हुई बात को करते हैं। तो इन्फॉर्म भी हम लोग एक ऐसी चीज़ को, मतलब जब हमें न्यूज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो हमें पहले नहीं पता होता, या हम जब कोई चीज़ किसी को पहुंचाएंगे, कोई बात किसी को बताएंगे, तो वो हम इन्फॉर्म कर रहे हैं किसी को, किसी का मैसेज किसी को दे रहे हैं तो हम इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो एक्सपोजिटरी में हम इन्फॉर्म करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं कि ये बात क्यों हुई, कैसे हुई। नेक्स्ट इज़ परसुएसिव। परसुएसिव का मतलब होता है परसुएड करना, किसी को इन्फ्लुएंस करना। मीन्स कि आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, अब आप किसी को वो पॉइंट ऑफ व्यू अपनी राइटिंग के तहत इस तरह से पहुंचा रहे हैं कि आप उसे परसुएड कर रहे हैं कि वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो सेकंड करे, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करे। परसुएशन करना होता है कि जब आपका कोई और पॉइंट ऑफ व्यू होता है और आपका जो रीडर है आप चाह रहे हैं कि उसका भी वही पॉइंट ऑफ व्यू हो जो आपका है। जिस तरह अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो न्यूज़ चैनल्स देखें हम, ARY वाले अगर आप चैनल देखेंगे न्यूज़ के, तो उसके अंदर क्या होगा कि आप देखेंगे सब कुछ जो भी गवर्नमेंट कर रही है इस टाइम सब कुछ ठीक हो रहा है। इससे अच्छी गवर्नमेंट पाकिस्तान को मिल ही नहीं सकती। अगर आप जियो न्यूज़ देखेंगे तो वो हमें परसुएड कर रहे होते हैं कि हम जो कुछ भी इमरान खान कर रहा है उससे हमारा मुल्क जो है वो आज नहीं तो कल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ तबाह हो बर्बाद हो रहा है। दैट इज़ परसुएशन। कि आप इस तरह से बात सही है या गलत नहीं, ये इस पर फोकस नहीं होता। फोकस इस चीज़ पे होता है कि बात इस तरह से पहुँचाई जाती है कि हम लोगों को लगता है जो कुछ कहा जा रहा है और जैसे कहा जा रहा है बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट इज़ कंपेयर एंड कंट्रास्ट। कंपेयर एंड कंट्रास्ट की सिंपल सी बात ये है कि इसके लिए सबसे पहले आपके पास एटलीस्ट 2 या 2 से ज़्यादा कंसेप्ट्स हों, आइडियाज़ हों, टॉपिक्स हों। मतलब जब भी हमने कंपेयर एंड कंट्रास्ट की बात करनी है तो एटलीस्ट हमारे पास 2 चीज़ें मौजूद हों जिनका हमने कंपेयर करना है, जिनको हमने कंपेयर करना है एंड कंट्रास्ट करना है। वो आइडियाज़ भी हो सकते हैं, वो कंसेप्ट्स भी हो सकते हैं, वो लोग भी हो सकते हैं, वो आप कह सकते हैं बुक्स भी हो सकती हैं, लेकिन 2 या मतलब एटलीस्ट 2 हों, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 जो है इसके अंदर हम कंपेयर एंड कंट्रास्ट में, कंपेयर का मतलब सिंपल सा मीनिंग इसका होता है सिमिलैरिटीज़ ढूंढते हैं हम लोग उसके अंदर, ठीक है। कंट्रास्ट में हम लोग ढूंढते हैं डिफरेंसेस। तो जिसमें राइटिंग में हमारे पास एटलीस्ट 2 आइडियाज़ हैं या 2 लोग हैं या 2 बुक्स हैं जिसको हम लोग जिसके अंदर हमने सिमिलैरिटीज़ देखनी कि कौन कौन सी इसके अंदर चीज़ें जो हैं वो सिमिलर हैं, और जिसके अंदर हम देख सकते हैं जिस तरह अगर आपको मैं एग्जांपल दूं कि अगर आप केमिस्ट्री और बायो उठाएं या बायो और आप जो है कंप्यूटर उठाएं और इनको कंपेयर एंड कंट्रास्ट करें तो आप देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें सिमिलर हैं, कौन कौन सी चीज़ें डिफरेंट हैं। इस तरह से आप लोग कंपेयर एंड कंट्रास्ट करने के लिए एटलीस्ट आपके पास 2 चीज़ें होती हैं, 2 आइडियाज़ होते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फिर आप इन आइडियाज़ को एनालाइज करते हैं, एवेलुएट करते हैं और उसके बाद अपनी जो कंक्लूजन है, क्योंकि हम पैराग्राफ लिख रहे हैं तो कंक्लूजन है जो कंक्लूडिंग सेंटेंस है आप वो हमें पॉइंट आउट करोगे। नेक्स्ट इज़ कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट के अंदर क्या होता है, पहले एक काम हुआ होता है और इफेक्ट में उसका रिजल्ट आता है, ठीक है। मतलब एक काम हुआ यानी कि आप सिंपली कह सकते हैं बारिश नहीं हुई,
इसलिए गंदम की फसल जो है वो ख़राब हो गई। या बारिश बहुत ज़्यादा हुई तो उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ कि गंदम की फसल जो है वो ख़राब हो गई। यानी कि पहले एक काम होगा, एक कॉज होगा और देन उसका इफ़ेक्ट आएगा। हम लोग ऐसी राइटिंग जिसके अंदर पहले हम लोग रीजंस दे रहे हैं और बाद में हम लोग रिजल्ट बता रहे हैं, तो उस राइटिंग को या उस पैराग्राफ के स्टाइल को हम लोग कॉज एंड इफेक्ट का नाम देते हैं। टू एक्सप्लेन वाई समथिंग हैपन, कि कुछ हुआ तो क्यों हुआ, और देन द रिजल्ट ऑफ समथिंग, कि अगर सब ये हुआ है तो फिर इसका रिजल्ट ये है। यानी कि सिंपल एग्जाम्पल है, अगर आप पढ़ रहे हो तो उसका रिजल्ट होगा कि आप पास हो जाओगे, आप नहीं पढ़ रहे तो उसका रिजल्ट है, उसका इफेक्ट है कि आप लोग फेल हो जाएंगे। I hope each and everything is clear. If you have any questions, you can ask me. Thank you.